उत्तर भारत के एक छोटे और हरे भरे गांव चंदनपुर की सुबह हमेशा से ही शांत और खूबसूरत होती थी। पक्षियों की चहचहाहट और खेतों में काम करते किसानों के गीतों से गांव गूंज उठता था। इसी गांव के एक कोने में एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी, जिसमें रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी राधा और उनका 7 साल का बेटा गोलू थे। रामू के पास ना तो अपनी कोई जमीन थी और ना ही कोई पक्का मकान था। उसका एकमात्र सहारा था उसकी भेलपुरी की छोटी सी लकड़ी की ठेली। रामू रोज सुबह उठकर ताजा मुरमुरे, कटी हुई प्याज, उबले आलू, हरी मिर्च, खट्टी मीठी चटनी और तीखा मसाला तैयार करता था। रामू बहुत गरीब था। कभी कभी तो रात को खाने के लिए अनाज भी पूरा नहीं पड़ता था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य मुस्कान रहती थी। वह स्वभाव से इतना खुश मिजाज था कि जो भी उसकी ठेली पर आता वह उसका दिन बना देता। आओ भाई आओ, चंदनपुर की मशहूर भेलपुरी खाओ। तीखी मिर्ची, मीठी चटनी, जो खाए उसका मन बहल जाए। बच्चे खाएं, बूढ़े खाएं, सब खुशी से झूम जाएं। तभी गांव के कुछ छोटे बच्चे खेलते हुए रामू की ठेली के पास आते हैं। उनके हाथों में सिक्के नहीं हैं, बस उनकी आंखों में भेलपुरी खाने की चाहत है। रामू बच्चों के चेहरों को देखकर ही उनके मन की बात समझ जाता था। अरे वाह, मेरी पलटन आ गई। क्यों गोलू के दोस्तों, आज भेलपुरी खाने का मन है क्या? रामू काका, मन तो बहुत है, लेकिन आज माँ ने पैसे नहीं दिए, बोले कि कल देंगे। अरे धत पगले, पैसे तो आते जाते रहेंगे। मेरी भेलपुरी का असली दाम पैसों में नहीं, बल्कि तुम बच्चों की इस प्यारी सी मुस्कान में है। रुको, अभी तुम सबके लिए चटाकेदार भेलपुरी बनाता हूँ। रामू फुर्ती से अपने बर्तन से मुरमुरे निकालता है, उसमें चटनी और मसाले मिलाता है और कागज के पत्तलों में भरकर बच्चों को थमा देता है। बच्चे खुश होकर नाचने लगते हैं। रामू को यह देखकर जो सुकून मिलता था, वह किसी महल के राजा को भी नसीब नहीं होता था। लेकिन रामू की यह खुशहाली और उसकी ठेली पर उमड़ने वाली भीड़ गांव के एक और व्यक्ति को बिल्कुल रास नहीं आती थी। वह था गांव का अमीर और घमंडी सेठ धनीराम। धनीराम की चौराहे पर ही एक बड़ी पक्की दुकान थी, जहां वह पूरी सब्जी बेचता था। धनीराम स्वभाव से बेहद लालची और क्रूर था। वह हमेशा रामू की बढ़ती लोकप्रियता से जलता था, क्योंकि रामू की वजह से लोग उसकी महंगी पूरी सब्जी छोड़कर भेलपुरी खाने चले जाते थे। देख इस कमबख्त रामू को, फटे हाल घूमता है, जेब में 4 आने नहीं है, लेकिन ऐसे हंसता है जैसे पूरे गांव का जमींदार यही हो। और इसके पास ये भीड़ तो देखो, मेरी शुद्ध देसी घी की पूड़ी सब्जी छोड़कर लोग इसकी सूखी भेलपुरी पर टूट पड़ते हैं। मुझे कुछ करना होगा। इस भिखारी को इस गांव से भगाना ही पड़ेगा, वरना ये मेरा धंधा चौपट कर देगा। मालिक, आप ठीक कह रहे हैं। जब से इसने ये ठेली लगाई है, हमारे यहाँ शाम को ग्राहक कम आते हैं। लोग कहते हैं कि रामू की बातों में और उसकी भेलपुरी में कोई जादू है। जादू की बच्चे, अभी इसका जादू उतारता हूँ, चल मेरे साथ। सेठ धनीराम अपनी दुकान से उठता है और भारी कदमों से रामू की ठेली की तरफ बढ़ता है। उसके चेहरे पर अहंकार और घृणा साफ देखी जा सकती थी। रामू उस समय एक ग्राहक को भेलपुरी दे रहा था। ए रामू, बंद कर अपनी ये बकवास और इस कबार की ठेली को यहाँ से हटा। अरे सेठ जी, राम राम। आइए आइए, आज बड़े दिनों बाद मेरी गरीब की ठेली की तरफ आपके कदम पड़े। बैठिए सेठ जी, आपके लिए एकदम खास, कम तीखी और ज्यादा मीठी चटनी वाली भेलपुरी बनाता हूँ। खाइए और बताइए कैसा स्वाद है। अबे रख अपनी भेलपुरी अपने पास, मुझे तेरा ये कचरा नहीं खाना है। मैं यहाँ तुझे ये चेतावनी देने आया हूँ कि कल से तेरी ये ठेली इस चौराहे पर नहीं दिखनी चाहिए। तूने यहाँ गंदगी फैला रखी है और तेरे इस शोर शराबे से मेरी दुकान के ग्राहकों को परेशानी होती है। सेठ जी, मैं तो चौराहे के एक कोने में बैठता हूँ और मैं हर शाम दुकान बढ़ाने के बाद यहाँ झाड़ू भी लगाता हूँ।
भगवान की कसम सेठ जी, मैं कोई गंदगी नहीं फैलाता। इसी ठेली से मेरे घर का चूल्हा जलता है, मेरे बच्चे का पेट भरता है। अगर आप मुझे यहाँ से भगा देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? तू चाहे कुएं में कूद या भूखा मर, मुझे उससे क्या। ये चौराहा तेरे बाप का नहीं है। अगर कल मुझे तेरी ठेली यहाँ दिखी तो मैं इसे जलवा दूंगा और तुझे गांव से बाहर फेंकवा दूंगा, समझ गया? चल हटा इसे अब। सेठ धनीराम की धमकियों से रामू का दिल बैठ गया। आसपास खड़े लोग भी सेठ के डर से कुछ नहीं बोले, क्योंकि सेठ धनीराम ने गांव के कई लोगों को कर्ज दे रखा था। रामू चुपचाप अपनी ठेली समेटने लगा। उस रात रामू जब अपने घर पहुंचा तो उसका चेहरा रोज की तरह खिला हुआ नहीं था। वह उदास था, लेकिन उसने अपनी उदासी को अपने परिवार से छिपाने की पूरी कोशिश की। सुनो जी, आज आप इतने शांत क्यों हो? रोज तो आते ही गोलू के साथ खेलने लगते हो। आज कुछ हुआ है क्या? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे नहीं राधा, कुछ नहीं हुआ। बस आज दोपहर को धूप थोड़ी तेज थी तो बदन थक गया है, और कोई बात नहीं है। हमारा गोलू क्या पढ़ रहा है आज? पिताजी, आज मास्टर जी ने स्कूल में बताया कि जो लोग हमेशा मेहनत करते हैं और दूसरों का भला चाहते हैं, भगवान उनकी मदद जरूर करते हैं। आप भी बहुत मेहनत करते हो ना पिताजी? भगवान हमें भी एक दिन बड़ा घर देंगे ना? हाँ मेरे बेटे, भगवान बहुत दयालु है, वो सबकी सुनते हैं। बस हमें अपनी ईमानदारी और अपनी मुस्कान कभी नहीं खोनी चाहिए। तुम अच्छे से पढ़ाई करो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। रामू ने खाना तो खाया, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी। रात भर वो करवटें बदलता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अगले दिन कहाँ जाए। अगर वो अपनी ठेली नहीं लगाएगा तो उसके परिवार का पेट कैसे भरेगा? लेकिन रामू का विश्वास अटूट था। उसने सुबह उठकर भगवान के सामने सिर झुकाया और कहा, हे ईश्वर, रास्ता तुम ही दिखाओगे। अगले दिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। वो चौराहे के मुख्य हिस्से से थोड़ा दूर गांव के बाहर जाने वाले रास्ते पर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अपनी ठेली लेकर खड़ा हो गया। वहां धूप तो कम थी, लेकिन ग्राहक बहुत ही कम आते थे। कोई बात नहीं रामू, आज नहीं तो कल लोग यहाँ भी आएंगे। रास्ता थोड़ा सुनसान है, लेकिन हवा बहुत ठंडी है। भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। दोपहर ढलने लगी थी और रामू की बोहनी भी नहीं हुई थी। सेठ धनीराम दूर अपनी दुकान से ये देख रहा था और मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसने रामू को हरा दिया है, लेकिन नियति ने रामू के लिए कुछ और ही सोच रखा था। तभी दोपहर के करीब 3 बजे धूल उड़ाती हुई एक चमचमाती बड़ी सफेद गाड़ी उस सुनसान रास्ते पर आकर रुकी। गांव में ऐसी गाड़ी पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक बेहद प्रभावशाली सूट बूट पहने हुए व्यक्ति उतरे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन वे काफी थके हुए लग रहे थे। उनके साथ 2 अंगरक्षक भी थे। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शहर के एक बहुत बड़े उद्योगपति और समाज सेवक विक्रम प्रताप सिंह थे, जो पास के शहर में एक बहुत बड़ा अनाथ आश्रम और स्कूल चला रहे थे और आज किसी जमीन के सिलसिले में इस रास्ते से गुजर रहे थे। अरे रमेश, इस धूप और लंबे सफर ने थका दिया। इस रास्ते में तो कोई ढंग का होटल भी नहीं दिख रहा। जरा देखो, उस बरगद के पेड़ के नीचे कोई ठेली लगी है। चलो चलकर देखते हैं कि वहाँ क्या मिल सकता है। जी सर, लेकिन वो तो कोई छोटी सी भेलपूरी की ठेली लग रही है। क्या आप वहाँ खाएंगे? आपकी सेहत के लिए ये ठीक रहेगा? रमेश, कभी कभी सादगी में जो स्वाद होता है वो बड़े होटलों में नहीं मिलता। और देखो, वो दुकानदार कितनी शांति से मुस्कुरा रहा है। चलो वहीं चलते हैं। विक्रम प्रताप सिंह अपने अंगरक्षकों के साथ रामू की ठेली के पास पहुंचते हैं। रामू इतने बड़ी गाड़ी और इतने बड़े इंसान को अपनी ठेली के सामने देखकर एक पल के लिए चौंक जाता है, लेकिन तुरंत ही वह अपनी स्वाभाविक विनम्रता और मुस्कान के साथ उनका स्वागत करता है। आइए साहब, राम राम। इस गरीब की ठेली पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतनी धूप में आप यहाँ रुके, यह मेरा सौभाग्य है। बताइए हुजूर, आपके लिए क्या सेवा करूं? राम राम भाई। भाई,
मुझे और मेरे साथियों को बहुत जोर की भूख और प्यास लगी है। तुम्हारी इस ठेली पर क्या मिलेगा और क्या यह साफ सुथरा है? साहब, मेरी ठेली भले ही लकड़ी की है और मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं सफाई का पूरा ध्यान रखता हूँ। मैं अपने ग्राहकों को भगवान मानता हूँ। मेरे पास चंदनपुर की सबसे स्वादिष्ट भेलपूरी है। इसमें ताजा मुरमुरे, घर की बनी खट्टी मीठी चटनी और खास मसाले हैं। अगर आप हुक्म दें तो आपके लिए एक प्लेट ऐसी भेलपूरी बनाऊं कि आप शहर के बड़े बड़े पकवान भूल जाएंगे। अरे वाह, तुम्हारी बातें सुनकर ही आधी भूख मिट गई। चलो भाई, देर मत करो, हमारे लिए 3 प्लेट बढ़िया भेलपूरी तैयार करो, लेकिन याद रहे मिर्च थोड़ी कम रखना। अभी लीजिए साहब, आप बस 2 मिनट बैठिए इस छांव में। मैं अभी आपके लिए अमृत तैयार करता हूँ। रामू पूरी लगन और फुर्ती से काम में जुट जाता है। वह बर्तनों को साफ कपड़े से पोंछता है, नींबू निचोड़ता है और बड़े ही कलात्मक अंदाज में भेलपूरी को मिक्स करता है। वह कागज के सुंदर दोने बनाता है और बड़े ही आदर के साथ विक्रम प्रताप सिंह और उनके गार्ड्स को परोसता है। अरे अद्भुत, अविश्वसनीय। रमेश, तुमने ऐसी भेलपूरी कभी खाई है? यह तो लाजवाब है। चटनियों का संतुलन, मसालों का स्वाद, यह किसी 5 स्टार होटल के शेफ से भी बेहतर है। हाँ सर, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। ऐसी स्वादिष्ट और चटाकेदार भेलपूरी मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं खाई। रामू भाई, तुम्हारे हाथों में तो सचमुच जादू है। साहब, ये मेरा जादू नहीं है, ये तो बस ईश्वर की कृपा है और आप जैसे बड़े लोगों का बड़प्पन है कि आपको इस गरीब का स्वाद पसंद आया। जब लोग मेरी बनाई चीज खाकर खुश होते हैं तो मेरा पेट वैसे ही भर जाता है। विक्रम प्रताप सिंह रामू की इस बात से बेहद प्रभावित होते हैं। वे एक अमीर बिजनेसमैन थे, उन्होंने दुनिया देखी थी, लेकिन रामू जैसा संतोषी, ईमानदार और खुश मिजाज इंसान उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे रामू से और बातें करने लगते हैं। रामू भाई, तुम्हारी भेलपूरी में वो स्वाद है जो लोगों को खींच लाए, लेकिन तुम इस सुनसान रास्ते पर गांव के बाहर क्यों बैठे हो? तुम्हें तो गांव के मुख्य चौराहे पर होना चाहिए, जहां ज्यादा ग्राहक मिले। ये सुनते ही रामू की आंखों में एक पल के लिए उदासी छा जाती है, लेकिन वो तुरंत उसे छुपा लेता है। मगर विक्रम प्रताप सिंह पारखी नजर वाले थे। वे समझ जाते हैं कि कोई न कोई परेशानी जरूर है। बताओ रामू, हिचकिचाओ मत। क्या कोई बात है? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? साहब, मैं तो कल तक चौराहे पर ही बैठता था, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ। गांव के बड़े सेठ धनीराम जी की वहां पूरी सब्जी की दुकान है। उन्हें लगता है कि मेरी वजह से उनका धंधा कम होता है। उन्होंने कल मुझे धमकी दी कि अगर मैं वहां से नहीं हटा तो वो मेरी ठेली जला देंगे और मुझे गांव से निकाल देंगे। मैं अपने परिवार को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था साहब, इसलिए चुपचाप यहाँ चला आया। रामू की कहानी सुनकर विक्रम प्रताप सिंह का खून खौल उठता है। उन्हें इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि कैसे एक अमीर आदमी अपनी ताकत के बल पर एक गरीब और ईमानदार इंसान की रोजी रोटी छीन रहा है। तभी दूर से सेठ धनीराम, जो ये सब तमाशा देख रहा था, सोचता है कि कोई बड़ा आदमी आया है, तो क्यों ना वह भी जाकर अपनी दुकान की तारीफ करे और रामू को नीचा दिखाए। धनीराम हाथ में अपनी पूरी सब्जी का डब्बा लेकर वहां पहुंच जाता है। अरे हुजूर, प्रणाम प्रणाम। मैं इस गांव का सबसे बड़ा व्यापारी सेठ धनीराम हूँ। साहब, आप कहाँ इस भिखारी की ठेली पर ये गंदी चीजें खा रहे हैं? इसके पास ना तो कोई शुद्धता है और ना ही कोई स्तर। आइए साहब, मेरी दुकान पर आइए। मैंने आपके लिए शुद्ध देसी घी की गर्मा गर्म पूड़ी और आलू की मसालेदार सब्जी भिजवाई है। आप वो खाइए, असली स्वाद तो वहाँ है। विक्रम प्रताप सिंह सेठ धनीराम को ऊपर से नीचे तक देखते हैं। उनके चेहरे पर सेठ के लिए सख्त नफरत आ जाती है। वे उठकर खड़े होते हैं। तो तुम ही हो सेठ धनीराम, जो अपनी बड़ी दुकान के अहंकार में इस गरीब और ईमानदार रामू को डराते धमकाते हो? सेठ जी, पैसे से कोई बड़ा नहीं होता। इंसान अपने कर्मों और अपने दिल से बड़ा होता है। तुम्हारी इस पूरी सब्जी में मुझे घमंड और कड़वाहट की बू आ रही है, जबकि रामू की इस भेलपूरी में
प्यार और ईमानदारी का स्वाद है। मुझे तुम्हारी कोई चीज नहीं चाहिए। अपनी ये पूरी सब्जी उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन साहब, आप जानते नहीं हैं, ये तो बस एक मामूली भेलपुरी वाला। चुप रहो, अब एक शब्द भी मत बोलना। तुम जिसे मामूली कह रहे हो वो इस पूरे इलाके का सबसे बेहतरीन कारीगर है। और सुनो, आज के बाद अगर तुमने रामू या उसकी ठेली को छूने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं शहर का विक्रम प्रताप सिंह हूं। एक फोन करूंगा तो तुम्हारी सारी जमींदारी और दुकानदारी कानून के शिकंजे में होगी, समझे? विक्रम प्रताप सिंह का नाम सुनते ही सेठ धनीराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह शहर के इतने बड़े रईस और नेताओं के करीबी इंसान थे कि उनके सामने सेठ एक कीड़े के समान था। धनीराम का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वह डर के मारे कांपने लगा। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं रामू भाई को आगे से कभी परेशान नहीं करूंगा। रामू भाई, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं सेठ जी, भगवान आपका भी भला करे। सेठ धनीराम वहां से दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। उसके जाने के बाद विक्रम प्रताप सिंह रामू की तरफ मुड़े। उनके चेहरे पर अब एक बड़ी मुस्कान थी। रामू भाई, ऐसे कीड़ों से डरने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं यहाँ सिर्फ भेलपुरी खाने नहीं रुका था। भगवान ने मुझे शायद सही समय पर सही जगह भेजा है। अगले हफ्ते शहर में मेरे अनाथ आश्रम और ट्रस्ट के नए बहुत बड़े स्कूल का उद्घाटन समारोह है। वहां शहर के बड़े बड़े अधिकारी, नेता और करीब 2000 बच्चे और मेहमान आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उस पूरे समारोह में चाट और भेलपुरी का स्टॉल तुम लगाओ। क्या तुम 2000 लोगों के लिए भेलपुरी का ऑर्डर संभाल सकते हो? 2000 लोगों का ऑर्डर? रामू ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी 20 लोगों के लिए भी एक साथ भेलपुरी नहीं बनाई थी। यह सुनकर उसके कान सुन्न हो गए और आंखों में खुशी के आंसू आ गए। साहब, 2000 लोग, मैं तो एक छोटा सा गरीब आदमी हूँ। मेरे पास इतने बड़े ऑर्डर के लिए सामान खरीदने के भी पैसे नहीं है साहब। मैं ये कैसे कर पाऊंगा? रामू भाई, पैसे की चिंता तुम मत करो। ये लो, ये 50,000 रुपए का एडवांस चेक है। इससे तुम सबसे बेहतरीन और बढ़िया सामान खरीदो। जो भी बर्तन या मदद चाहिए वो ले लो। और सुनो, इस काम के लिए मैं तुम्हें कुल 2 लाख रुपए दूंगा। बाकी के 1.5 लाख रुपए तुम्हें काम पूरा होने पर मिलेंगे। क्या अब तुम ये ऑर्डर लोगे? 50,000 का एडवांस और 2 लाख का टोटल ऑर्डर। रामू के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने तुरंत बरगद के पेड़ के नीचे घुटने टेक दिए और भगवान को धन्यवाद दिया। हे भगवान, तू सचमुच सबकी सुनता है। साहब, मैं अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन आपके मेहमानों को ऐसी भेलपुरी खिलाऊंगा कि वो हमेशा याद रखेंगे। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा साहब। ये कोई एहसान नहीं है रामू भाई, ये तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी इस खूबसूरत मुस्कान का फल है। अपनी ये खुश मिजाजी कभी मत खोना। चलो, अगले हफ्ते मिलते हैं। विक्रम प्रताप सिंह अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। रामू वहीं खड़ा चेक को देखता रहा। उसे अभी भी लग रहा था कि वह कोई सपना देख रहा है। वह तुरंत अपनी ठेली समेटकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ भागा। उसकी फटी हुई चप्पलें आज जैसे हवा में तैर रही थी। जब वह घर पहुंचा तो उसने जोर से राधा और गोलू को आवाज दी। राधा, राधा, देखो भगवान ने हमारी सुन ली। गोलू, इधर आ मेरे बेटे। अरे जी, क्या है ये कागज का टुकड़ा? और आप ऐसे हंस क्यों रहे हो? क्या मिल गया तुम्हें आज? राधा, ये कोई साधारण कागज नहीं है। ये 50,000 रुपए का चेक है और हमें 2 लाख रुपए का ऑर्डर मिला है। शहर के सबसे बड़े बाबू हमारे यहाँ आए थे। उन्होंने हमारी भेलपुरी खाई और उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने पूरे 2000 लोगों का ऑर्डर दे दिया। सचमुच पिताजी? क्या अब हमारे पास भी बहुत सारे पैसे होंगे? क्या मैं भी बड़े स्कूल में जाऊंगा? हाँ मेरे बच्चे, तुम सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ोगे। अब हमारे घर में कभी अनाज की कमी नहीं होगी। राधा, हमारी गरीबी के दिन अब खत्म हुए। राधा की आंखों से भी
खुशी के आंसू बह निकले। दोनों ने भगवान की मूरत के सामने दिया जलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। अगले ही दिन से पूरा परिवार काम में जुट गया। रामू ने शहर जाकर सबसे बढ़िया और ऊंचे दर्जे के मसाले, साफ सुथरी दालें और ताजा मुरमुरे खरीदे। उसने सुंदर नए बर्तन और कुछ सामान खरीदे। हफ्ते भर की कड़ी मेहनत के बाद वह दिन भी आ गया जब शहर में बड़ा समारोह था। विक्रम प्रताप सिंह ने रामू के लिए समारोह के मुख्य द्वार के पास एक बहुत ही सुंदर और बड़ा स्टॉल लगवाया था, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, चंदनपुर के रामू की मशहूर भेलपूरी। वाह भाई वाह, मजा आ गया। ऐसी भेलपूरी तो शहर के बड़े बड़े चाट भंडारों में भी नहीं मिलती। भैया, एक प्लेट और पैक कर दो घर के लिए। सचमुच मसालों का स्वाद एकदम घरेलू और शुद्ध है। रामू भाई, तुम तो कमाल के कारीगर हो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप सब खाइए, भरपेट खाइए। ईश्वर की कृपा से स्वाद में कोई कमी नहीं आएगी। उस दिन रामू के स्टॉल पर सबसे ज्यादा भीड़ थी। मुख्य अतिथि से लेकर छोटे बच्चों तक हर कोई रामू की भेलपूरी का दीवाना हो गया था। विक्रम प्रताप सिंह दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक आत्मसंतोष की मुस्कान थी। समारोह के अंत में उन्होंने रामू को अपने पास बुलाया। रामू भाई, तुमने आज मेरा दिल जीत लिया और मेरे मेहमानों का भी। ये लो तुम्हारी मेहनत की बाकी रकम। और सुनो, मैंने एक फैसला किया है। मेरे इस नए स्कूल और अनाथ आश्रम की कैंटीन में चाट और स्नैक्स का जो मुख्य ठेका है, वो मैं हमेशा के लिए तुम्हें दे रहा हूँ। तुम शहर में ही अपना एक छोटा सा घर ले लो और यहाँ रहकर सम्मान के साथ अपना काम करो। रामू के लिए ये उसकी कल्पना से भी परे था। उसे ना सिर्फ पैसे मिले थे, बल्कि अब उसके पास एक परमानेंट रोजगार भी था, जिससे उसका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हो गया था। साहब, आपने मुझे जमीन से उठाकर आसमान पर बैठा दिया। मैं और मेरा परिवार मरते दम तक आपके इस उपकार को नहीं भूलेंगे। मैं पूरी ईमानदारी से बच्चों के लिए खाना बनाऊंगा। खुश रहो रामू भाई, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। चंदनपुर का वो गरीब भेलपुरी वाला आज पूरे शहर का चहीता बन चुका था और उसका परिवार हमेशा हमेशा के लिए खुशियों के सागर में सराबोर हो गया।